हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं व्हिच इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट होती है। फिर हम बात करेंगे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाते हैं और फर्म को क्लोज करने के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एंड में जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे जो इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की जाती हैं और एक एग्जांपल के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के वो और क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को एक लिंक के थ्रू देख सकते हैं जो मैंने आई बटन में दिया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, दैट इज व्हेन द पार्टनर्स चेंज इन अ फर्म एंड द फर्म कंटिन्यूज अंडर द सेम नेम। तो अभी तक हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में प्लस डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या देखा था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो उस फर्म को कंटिन्यू करते हैं विद द सेम नेम। उसको हम कह देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। दिस विल कवर when the whole partnership firm is dissolved, that is the firm ceases to exist। जैसे एक फर्म है ABC एंड कंपनी लिमिटेड जिसमें A, B और C पार्टनर हैं। तो अगर वो ए फर्म को ही बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म जब क्लोज होती है या डिसॉल्व होती है तो इसका मतलब है वो फर्म खत्म हो गई है। वेयर एज जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है लेकिन फर्म कंटिन्यू करती है। ठीक है। दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फर्म एंड नो बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड आफ्टर डिसोल्यूशन एक्सेप्ट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्लोजिंग ऑफ द फर्म। मतलब कि जब ये हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम कर देते हैं तो उसके बाद कोई बिजनेस रन नहीं होता है और ओनली दोज एक्टिविटीज आर डन विच आर रेलिवेंट फॉर क्लोजिंग द फर्म। अफेयर्स ऑफ द फर्म आर टू बी वाउंड अप बाय सेलिंग फर्म्स एसेट्स एंड पेइंग इट्स लाइबिलिटीज एंड डिस्चार्जिंग द क्लेम्स ऑफ द पार्टनर्स। तो बेसिकली क्लोजिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो जितने भी फर्म के एसेट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। उनसे जो पैसे रेज होते हैं उनसे पहले तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ पे की जाती हैं, मतलब जो आउटसाइडर्स को हमने पैसे देने होते हैं जैसे क्रेडिटर्स हो गए, अगर हमने किसी बाहर से लोन ले रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये सारी पेमेंट्स पहले करते हैं। और उसके बाद जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं या जो पार्टनर्स के क्लेम्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं या उनको डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्लोजिंग एक्टिविटीज़। तो जब कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो सिर्फ ये एक्टिविटीज़ रन होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बेसिक डिफरेंस तो मैंने अभी बात कर ही ली थी आपसे, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता है, जैसे हमने एडमिशन के केस में देखा था कि पार्टनर्स कंटिन्यू करते रहते हैं, और या डेथ के केस में या रिटायरमेंट के केस में देखा था। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड। ठीक है। सेकंड की पॉइंट क्या है, सेटलमेंट एंड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं और एक नई बैलेंस शीट बनाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म हम क्या करते हैं, एसेट्स को सेल कर देते हैं और लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं। अभी हमने बात करी कि सारे एसेट्स बेच के और अपनी लाइबिलिटीज रीपे करते हैं। Third, court's intervention. Now, court does not intervene because partnership is dissolved by mutual agreement. ठीक है। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। वेयर एज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट्स ऑर्डर्स ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। नाउ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज दो इन अ चेंज्ड फॉर्म। इसका मतलब यह है कि जो रिलेशनशिप है उन पार्टनर्स के बीच में, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह है, वो कंटिन्यू रहता है, पर वो चेंज हो सकता है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो उनका वो रिलेशनशिप भी चेंज हो जाता है। Whereas in case of dissolution of a firm,
इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कम्स टू एन एंड। तो वो जो पार्टनर्स होते हैं ए बी सी वगैरह, इन सब का आपस में रिलेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो फर्म ही ख़त्म हो गई है। अपने लाइबिलिटीज़ पे कर देती है फर्म, एंड में जो पार्टनर्स का बचता है वो भी दे देते हैं, और उसके बाद ये तीनों अपना सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है क्लोजर ऑफ बुक्स। नाउ पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो उसमें क्लोजर ऑफ बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू करना है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म होती है तो नेचुरल सी बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि फर्म ही क्लोज हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये की जो डिफरेंशियल है पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन में और फर्म की डिसोल्यूशन में वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की तरफ। अब सेटलमेंट कैसे करेंगे जब पार्टनरशिप फर्म को हम क्लोजर की तरफ लेके जाएंगे। सो व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म गेट्स क्लोज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एसेट्स आर सोल्ड एंड अमाउंट इज कलेक्टेड टू रीपे द लायबिलिटीज। तो सेटलमेंट में सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सबको सेल किया जाता है और अमाउंट इकट्ठी की जाती है। देन फर्स्ट सिक्योर्ड डेटर्स आर पेड। सिक्योर्ड डेटर्स वो डेटर्स होते हैं जिनके पास किसी एसेट का यू कैन से लीगल राइट होता है, कि जब भी वो एसेट सेल होगा तो सबसे पहले सिक्योर्ड डेटर्स की पेमेंट होती है टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीड्स। जैसे सपोज मान लीजिए कुछ डेटर्स हैं जिनको हमने लैंड की सिक्योरिटी दे रखी है, तो जब हम लैंड को सेल करेंगे तो उससे जो भी पैसा आएगा वो जनरल पूल में नहीं जाएगा। सबसे पहले इनके जो डेटर्स हैं जिनको हमने लैंड की सिक्योरिटी दी है, पहले उनकी पेमेंट की जाएंगी। अगर उनकी सारी पेमेंट होने के बाद पैसा बच जाएगा तो फिर ये चला जाएगा कॉमन पूल में, जो हमारा एसेट्स का कॉमन पूल बना हुआ है। और अगर ये शॉर्ट पड़ता है तो फिर जो बैलेंस बचा है वो चला जाएगा लाइबिलिटीज़ के पूल में, जो इनको फर्म को जो लाइबिलिटीज़ देनी है थर्ड पार्टी की, उन सब के पूल में चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है, सिक्योर डेटर्स आर पेड टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीड्स, मतलब जितना उस एसेट से बेच के मिला है उतने तक का पेमेंट हो जाती है। बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। तो अगर कुछ रह जाता है स्टिल आफ्टर सेलिंग दैट सिक्योरिटी, तो वो अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट की जाती है, लोन की तरह, मतलब वो नॉर्मल डेटर्स की तरह आ जाएंगे। तो उसके बाद अब बारी आती है देन अनसिक्योर्ड डेटर्स आर पेड। तो अब उसके अलावा जितने भी डेटर्स हैं, थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ हैं, उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और जो हमारे पास कॉमन पूल है फंड्स का, उनसे इनकी पेमेंट की जाती है। इन केस द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट, देन ऑल डेटर्स आर पेड प्रोपोर्शनेटली। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमें 1000 रुपीज़ किसी टोटल देने हैं, बहुत सारे लोगों को जो हमारे अनसिक्योर्ड डेटर्स हैं, 1000 देने हैं, और हमारे पास सिर्फ 800 रुपीज़ बचे हैं पार्टनरशिप फर्म के पास। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी को पूरे दे देगी, किसी को कम दे देगी। ये जितने भी लोग हैं जिनका ये 1000 रुपीज़ ड्यू है, ये सारे 80% ऑफ देयर ड्यूज रिसीव करेंगे। 80% कहाँ से आया? क्योंकि फर्म के पास ओनली 800 रुपीज़ आर लेफ्ट, वेयर एज द लाइबिलिटी इज 1000 रुपीज़ विच इज़ 80%। तो इसका मतलब जब नुकसान होगा तो सबको बराबर होगा, यानी 20% का लॉस सभी के लिए है और 80% की रिकवरी सभी के लिए है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आफ्टर पेइंग आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो ये तो था अगर शॉर्ट हो तो क्या होगा। अगर फंड सफिशिएंट है, आपने सिक्योर डेटर्स को भी पे कर दिया, आपने अनसिक्योर डेटर्स जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं उनको भी पे कर दिया, तो देन इफ फंड्स आर लेफ्ट देन पार्टनर्स लोन्स और एडवांसेस आर सेटल्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स ने कुछ लोन दे रखे हैं फर्म को या कुछ एडवांसेस दे रखे हैं, तो उसके बाद थर्ड कैटेगरी में उनके लोन्स या एडवांसेस सेटल होते हैं, मतलब उनकी पेमेंट होती है। और उसके बाद अगर कुछ बचता है, whatever is left is shared amongst partners in their profit sharing ratio। तो वो सारा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पार्टनर्स बांट लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले सिक्योर डेटर्स को पे किया जाता है, उसके बाद जितनी भी थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज बची हैं उन सबको पे किया जाता है, उसके बाद जो पार्टनर्स के लोन्स हैं या एडवांसेस हैं उनको सेटल किया जाता है, और सबसे एंड में पार्टनर्स फिर अपना जो बचता है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मतलब इट मे हैपन दैट आफ्टर सेलिंग ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म द फंड्स मे नॉट बी सफिशिएंट टू पे द आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो जो अभी हमने इसमें बात करी कि पहले सिक्योर डेटर्स को पे होगा फिर अनसिक्योर्ड, सपोज हमारे फंड्स इतने हैं ही नहीं कि हम इन सबको टोटल पे कर सके। सपोज ये पे हो गया लेकिन ये अभी भी बचे हैं, ठीक है, तो हमारे पास फंड्स खत्म हो गए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, in such a case, the partners are supposed to bring in the required amount in their profit sharing ratio so that all liabilities can be settled। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, अगर अभी भी हमारी थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज बची हैं तो वो अपने
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और कैश लेके आएंगे और बैलेंस लेके आएंगे और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे, मतलब इनकी लाइबिलिटीज़ को सेटल करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड फॉर द पार्टनरशिप फर्म, सो दे नीड टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म फ्रॉम देयर ओन एसेट्स। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है, इसकी एक जो डिसएडवांटेज होता है वो यही होता है कि इसमें जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड होती हैं पार्टनर्स की। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो पार्टनर्स हैं, उनका जो भी बिज़नेस में पैसा लगा है, मतलब एसेट्स में उनका भी पैसा लगा होगा, तो ये डिस्पोज़ ऑफ होंगे, सबसे पहले सेल किए जाएँगे। तो अगर ये सफिशिएंट है फिर तो ठीक है, अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो जितना भी हमारी शॉर्टेज ऑफ फंड्स बची है, जो हमें पे करने हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़ को, वो पैसा फिर से कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो इनको पार्टनर्स को फिर से लेके आना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उतना लेके आना पड़ेगा जब तक कि सारे आउटसाइडर्स की क्लेम सेटल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये होगा पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ेंगे, और तब तक करने पड़ेंगे जब तक कि वो पूरी की पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर कोई पार्टनर के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो उस केस में वो पार्टनर तो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है, तो वो तो नहीं देगा, लेकिन क्योंकि ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, तो उसका हिस्सा भी बाकी पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। इसमें कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही पे करूँगा, उतना मेरा हो गया, बाकी जो बचा है उसका, जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, वो उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। द मेन पॉइंट इज कि जो इस पूरे स्लाइड का जो क्रक्स है वो ये है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज होती है अनलिमिटेड। जब तक उनके आउटसाइड लाइबिलिटीज सेटल नहीं होती तब तक उनको पैसा देना पड़ेगा अपने पर्सनल एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जब हम ये डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है। ओके, सो व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एंड द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन रियलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज इज टू बी कंप्यूटेड। मतलब कि हमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्लोज करने हैं, क्योंकि अब तो बिजनेस हम बंद करने जा रहे हैं। वो सारा क्लोज होगा और जितने भी एसेट्स हैं वो सेल किए जाएंगे, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे हमने पहले बात करी, पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे। Now, for this purpose, a realization account is prepared to ascertain the net effect, profit or loss of realization of assets and payment of liabilities. तो ये सब करने के लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट नाम से हम करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में। इसमें क्या करते हैं, इसमें जितने भी एसेट्स हैं उनको रियलाइज करके इसमें पार्क करते हैं, लाइबिलिटी सारी इसके थ्रू पे करते हैं। तो इसमें जो बैलेंस बच जाता है वो होता है आपका प्रॉफिट या लॉस। All assets other than cash in hand, bank balance, and fictitious assets, all external liabilities are transferred to this account. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स डाल देते हैं एक्सेप्ट कैश, बैंक, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जैसे कोई P&L का डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड में दिख रहा है, इस तरह के एसेट। तो ये सारे छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को एज सच हम बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। सिमिलरली जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल्स को छोड़ के, उन सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, देन इट आल्सो रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स। इसके बाद क्या करते हैं, जितना भी उन एसेट्स को बेच के मिलेगा वो ट्रांसफ़र करते हैं, और जितनी हमारी पेमेंट होती हैं वो इसके थ्रू पेमेंट की जाती हैं। और रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी इसमें डाल दिए जाते हैं। The balance in this account is termed as profit or loss on realization, which is transferred to partners' capital accounts in their profit sharing ratio. तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रियलाइजेशन के बाद जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पूरी प्रोसेस की काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये क्लियर होगी। अब ये है रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट। तो अब ध्यान से इसको आप देखिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम हमने क्या डिस्कस किया कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड। तो सबसे पहले ऑल एसेट्स जो हैं वो इस तरफ डेबिट साइड में एज सच बुक वैल्यूज से में डाल दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है और एसेट्स क्रेडिट हो जाते हैं, तो हमारे सारे एसेट्स की बुक में वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बुक्स में हमारे सारे एसेट्स अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। इस तरफ हम सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं।
ठीक है, वो भी सारी एज सच बुक वैल्यू पे यहाँ पे ट्रांसफ़र करके उनको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम इन एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे, इनको बेचेंगे, तो इनको सेल करने के बाद जितना पैसा आएगा वो हमारा इस तरफ आ जाएगा रियलाइज़ेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम बाय कैश और बैंक या जो भी हम हमारे पास है वो यूज़ करके जितनी भी सेल ऑफ एसेट्स से प्रोसीड्स आती है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो मतलब ये हो सारी बुक वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दी, तो इससे हमारे एसेट्स खत्म हो गए और जितना भी अब उनको बेच के आएगा वो सब नेचुरल सी बात है बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू आएगा, तो वो सारा हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं। हमें इंडिविजुअल एसेट्स नहीं लिखने, इंडिविजुअल एसेट्स हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें टोटल वैल्यू से मतलब है। सिमिलरली जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, तो उनमें से भी कई बार डिस्काउंट हो जाता है, कई बार कुछ हो, तो वो सारी लायबिलिटीज़ जब हम पे करते हैं तो उसको डेबिट साइड में डाल देते हैं, ठीक है? तो रियलाइज़ेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारी सेल ऑफ एसेट्स की वैल्यूज़ आ जाएँगी सारी, कैश और बैंक को हम कर देंगे डेबिट, और रियलाइज़ेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमारी पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ आ जाएँगी और रियलाइज़ेशन कैश एंड बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है? अब नेचुरल सी बात है, हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो जाएँगी, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है या तो प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा। अगर तो प्रॉफ़िट है, तो इस तरफ आ जाएगा और पार्टनर्स की प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर लॉस है, तो इस साइड आ जाएगा और अगेन प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर रियलाइज़ेशन अकाउंट। अब बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ हम कैसे करते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले जब हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइज़ेशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या होती है, रियलाइज़ेशन अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, और जितने भी एसेट्स हैं उन सबको कर देते हैं क्रेडिट्स। तो इंडिविजुअली क्रेडिट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, सारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है बुक्स में, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो सेम एंट्री रिवर्स हो जाती है, लायबिलिटीज़ को अकाउंट को सारे को डेबिट कर देते हैं और रियलाइज़ेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। फिर आती है इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, तो जब हम इन एसेट्स को सेल कर देते हैं तो क्या होता है, देन हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बैंक और कैश यू कैन से, बट नॉर्मली बैंक के थ्रू ही ट्रीटमेंट होती है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं विद द टोटल प्रोसीड ऑफ एसेट्स। हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, अदरवाइज लाइक आई सेड अर्लियर, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टोटल कितना हमें मिला है, ठीक है? देन इट मे हैपन दैट एन एसेट मे बी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे सपोज बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स हैं, उनमें से एक एसेट पार्टनर के किसी काम का हो, तो पार्टनर ये प्रेफर कर सकता है कि मार्केट में सेल करने की बजाय उसको दे दिया जाए एंड ही इज रेडी टू पे वैल्यू ऑफ द एसेट। तो अगर कोई ऐसा एसेट टेक ओवर करता है कोई पार्टनर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वो कैश तो नहीं लाएगा उस टाइम या बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करेगा, बट इनिशियली हम क्या करते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट तो उसकी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होनी थी फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो जब हम लाइबिलिटीज़ को पे कर देते हैं तब भी नेचुरल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। अब जैसे हमने एसेट टेक ओवर किया था, वैसे हो सकता है कोई लाइबिलिटी भी कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले डिस्चार्ज करने की। तो उस केस में भी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कंसर्न्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली उसने, लेकिन पैसे तो उसको देने पड़ेंगे ना, तो जितने वो पैसे पे करेगा उतने उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये तो थी बेसिक सेट ऑफ एंट्रीज। अब आगे चलते हैं। नाउ फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब इन एंट्रीज को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। हमने डिस्कस किया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एसेट्स को सेल करने में, लायबिलिटीज़ को पे करने के ऊपर जो लगते हैं, मतलब जो भी हमारा इस पूरी प्रोसेस में, जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है उसमें जितने भी एक्सपेंस लगते हैं उनको कह देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नाउ इसमें क्या है, व्हेन सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो जब ऐसे कोई एक्सपेंसेस होते हैं और फर्म डायरेक्टली पे करती है, तो सिंपल एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि पेमेंट तो जानी है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये एक्सपेंस एक तरह से क्रिएट हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सेकंड केस क्या होता है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब पे तो फर्म ने ही करना है, लेकिन जो पेमेंट कर रहा है वो एक पार्टनर कर रहा है। तो एक तरह से ये अगेन वही बात होगी कि हमने एक तरह से लोन टाइप का ले लिया। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस बुक्स में आना ही आना है। बट पे पार्टनर ने किया है तो बैंक की बजाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है? इससे पेमेंट भी हो जाती है और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है।
थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन अ पार्टनर हैज़ एग्रीड टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब कुछ ऐसा केस भी हो सकता है कि पार्टनर कहे कि वो सारे एक्सपेंसेस जो है मैं ही बेयर करूंगा, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस फर्म नहीं पे करेगी, वो खुद पे करेगा। तो उसमें भी दो केस आ जाते हैं। पहला, इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म। एग्री तो उसने कर लिया कि मैं बेयर करूंगा, लेकिन पेमेंट जो है वो फर्म कर रही है, तो इस तरह के केस में फर्म का अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ये अकाउंट होगा डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके जितनी अमाउंट बनती है उतने अमाउंट से हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट तो हुई है तो बैंक कम हो जाएगा, लेकिन हम रियलाइजेशन में डाल के उसको एक्सपेंस नहीं ट्रीट करेंगे, रादर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि पार्टनर खुद ही उसको डायरेक्टली पे कर दे, वो खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पे करने की और उसने खुद ही पे किया है, तो फर्म इन्वॉल्व नहीं हुई, इसलिए कोई एंट्री फर्म की होगी नहीं। क्लियर? तो आई होप अब आपको ये तीनों केसेस क्लियर हो गए होंगे ब्रॉडली। Then, in the absence of information about who is paying the expenses, it is implied that expenses are paid by the partner who has agreed to bear expenses. तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी मेंशन नहीं है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो किसी पार्टनर ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और खुद ही पे कर दिए हैं, और उसकी क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं होनी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर होगी सारी एंट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज फॉर सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो हमने एक केस देखा था पहले कि जब कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब बारी आ रही है कि अगर कोई क्रेडिटर का क्लेम हम किसी एसेट के थ्रू सेटल कर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो समझिए क्रेडिटर को हमने पैसे देने थे और एसेट हमने सेल करना था, तो ये दोनों चीज़ें करने की बजाय हमने एसेट जो है वो क्रेडिटर को दे दिया। तो दोनों चीज़ें सेटल होगी, एक तरफ हमारा एसेट खत्म हो जाएगा, एक तरफ हमारी क्रेडिटर की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो जितने भी एसेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट्स की बुक वैल्यू तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है। सिमिलरली लायबिलिटीज़ को भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्रेडिटर्स की भी बुक्स में वैल्यू है वो खत्म हो चुकी होती है। तो अगर तो हमने एसेट म्यूचुअली ट्रांसफ़र कर दिया है और उसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, मतलब सपोज़ 10,000 का हमारी लायबिलिटी थी किसी क्रेडिटर की और एसेट की वैल्यू भी हमने 10,000 ही डाली है। ठीक है, एसेट वैल्यू और ये है आपका क्रेडिटर। तो अगर तो ये आपस में आप इसको एसेट को उसको दे देते हैं, फिर इस बुक्स में कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों जो हैं बुक्स में हम डाल के ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन अगर क्रेडिटर की ऑब्लिगेशन है, सपोज़ वो 12,000 है, ये फर्स्ट केस है कि क्रेडिटर्स को हमने 12,000 देने हैं, वेयर एज़ एसेट की वैल्यू है 10,000। तो इस तरह के केस में 10,000 के लिए तो हमें एंट्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो 2,000 अभी बचा है क्रेडिटर का, तो उसके लिए हमें वो एंट्री करनी पड़ेगी। या इसका उल्टा हो कि हमारा एसेट की वैल्यू 12,000 है, लेकिन जो क्रेडिटर का क्लेम है वो 10,000 का है, तो एसेट हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू का बचा हुआ है। तो इस तरह के केसेस में हमें एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे नीचे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ क्रेडिटर टू होम रुपीज 10,000 वॉज ड्यू एक्सेप्ट ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 8,000 एंड इज पेड 2,000 इन कैश। ठीक है, तो अब ये वाली एंट्री तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8,000 उसको एसेट मिल गया है जो ऑलरेडी बुक्स में ज़ीरो है, और ये 10,000 हम ज़ीरो कर चुके हैं, लेकिन अभी उसमें से 2,000 पे करने हैं। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को जैसे नॉर्मल लाइबिलिटीज़ को पे करते हुए करते हैं, उसको डेबिट करेंगे विद 2,000 रुपीज़ और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपीज़ से। तो इससे क्या होगा, हमें एसेट्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसेट्स डायरेक्टली शिफ्ट हो चुका है और हमने सिर्फ 2,000 रुपये जो डिफरेंस है उसकी पेमेंट की एंट्री कर दिया। सिमिलरली अगर एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, उस केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि फिर क्रेडिटर हमें वो पैसे वापस करेगा बैलेंस। तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉर रेम्यूनरेशन टू सच पार्टनर हु एग्रीज टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क। तो कई बार ये हो सकता है कि कोई पार्टनर जो होता है वो कहे कि मैं ये डिसोल्यूशन काम कर देता हूँ आपके लिए, फर्म के लिए। तो इस तरह के केसेस में अगर हमें उसको कुछ रेम्यूनरेशन देनी पड़ती, क्योंकि अगर बाहर से भी हम अगर हमारे पास कोई बंदा आता जो रियलाइजेशन का काम करता, तो उसको भी पेमेंट करनी पड़ती। तो उस तरह के केस में अगर हम रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं तो वो रेम्यूनरेशन पे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंसर्न्ड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल इफ एनी। तो अगर कुछ ऐसे एसेट हैं जो बुक्स में नहीं है या फिर गुडविल है, तो इस तरह के केसेस में हम जब सेल करते हैं तो हमें उसके बदले में पैसे मिलेंगे, तो उस पैसे को हम क्रेडिट करते हैं बैंक अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैश जनरेट हुआ है जो बुक्स में नहीं था।
नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसकी एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो बुक्स में नहीं थी। तो पे करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो ये सब करने के बाद हमारी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, इसकी एंट्री करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो नेचुरल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंडिविजुअली उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं। और अगर लॉस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को इंडिविजुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देते हैं। तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। तो अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो नेचुरल सी बात है वो पैसा भी वापस आएगा। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो पैसा पार्टनर से वापस आएगा, एंड लोन टू पार्टनर्स अकाउंट जो भी हमारी बुक्स में है उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, for transfer of accumulated profits in the form of general reserve to partners capital accounts in their profit sharing ratio। तो कई बार बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखता है तो वो कुछ नहीं होता, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही होते हैं। तो नेचुरल सी बात है वो भी शिफ्ट होंगे और ट्रांसफर होंगे पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Then next is for transfer of fictitious assets if any to partners capital accounts in their profit sharing ratio। तो जैसे रिजर्व्स थे वैसे ही कई बार accumulated losses होते हैं जो जनरली fictitious asset की फॉर्म में होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो फिर हमें उनको भी क्लोज करना है। तो क्या करेंगे, उन fictitious assets को क्रेडिट करके उनको ख़त्म कर देते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर पेमेंट ऑफ लोन्स ड्यू टू पार्टनर्स। अब ये तो था अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। अब ये केस है जब पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को। तो इस तरह के केस में अगेन उसकी भी पेमेंट होगी तो पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो जिससे कि वो लोन अकाउंट सेटल हो जाए, ख़त्म हो जाए और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा पार्टनर का लोन। फिर आती है फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स। अब फाइनली जब सब कुछ हो जाता है तो जो भी पैसा बचता है उससे सेटल होगा पार्टनर के अकाउंट। तो अगर तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको नेसेसरी कैश लेके आना पड़ेगा बुक्स में। पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस दिखाने का मतलब है कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें अभी पे करनी है, जो जिसके लिए हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। तो जैसे मैंने ओरिजिनली डिस्कस किया था, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इसीलिए वो जितना शॉर्ट पड़ता है वो सारा लेके आएँगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएँगे, जितनी-जितनी अमाउंट से उनके बैलेंसेस डेबिट हैं। तो अगर ये एंट्री होती है तो हमारे सारे अकाउंट सेटल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर बैलेंस जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट है तो इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कैश बचा हुआ है आफ्टर सेटलिंग ऑल द लायबिलिटीज़। तो इस तरह के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करके उन सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है और जितनी भी उनकी इंडिविजुअल अमाउंट ड्यू बनती है वो सारा बैंक अकाउंट के थ्रू पे हो जाता है। ठीक है। तो जब हम ये सारी एंट्रीज पे कर देते हैं तो उसके बाद हमारे सारे अकाउंट ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी हमने क्लेम सेटल किए हैं या जो पैसे आए हैं वो सब बैंक अकाउंट के थ्रू रूट होते हैं और एंड में बैंक अकाउंट शुड बी ज़ीरो। तो अगर बैंक अकाउंट ज़ीरो हो जाता है दैट मीन्स हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हमने सही से कर ली हैं। So it may be noted that the aggregate amount finally payable to the partners must equal to the amount available in bank and cash accounts. Thus, all accounts of a firm are closed in case of dissolution. तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उन सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020। तो एक बैलेंस शीट दी है जिसमें दोनों के कैपिटल हैं, क्रेडिटर्स हैं और रिजर्व्स हैं। इधर कैश एंड बैंक इकट्ठा ही है अकाउंट, स्टॉक है, डेटर्स हैं, प्रोविजन है और फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31st of March 2020। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। क्लोज हो गई फर्म, 31st March 2020 की ही बैलेंस शीट है और उसी दिन हमने उसको क्लोज कर दिया है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ऑल्सो प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश एंड बैंक अकाउंट।
तो हमने अभी तक जितना भी सीखा है वो सारा करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ भी करेंगे, रियलाइज़ेशन अकाउंट भी बनाएँगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बनाएँगे और एंड में कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाएँगे, ठीक है? और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या-क्या है वो एक बार देख लेते हैं। डेटर्स आर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डेटर्स की जो रियलाइज़ेशन होगी, ये जो डेटर्स हैं 21,500 के थे, इसमें से 5% डिस्काउंट हो जाएगा। स्टॉक रियलाइज्ड एट 7,000। तो स्टॉक की वैल्यूएशन 7,000 है, तो ये हमें 7,000 में हमने सेल किया। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 42,000। तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं इनको जब हमें बेचा तो हमें 42,000 रुपीज़ मिले। एंड सिमिलरली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 1,500, क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स की एज सच पेमेंट हो गई है और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो है 1,500 जो हम बुक्स में डालेंगे, ठीक है? तो जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हमारी एंट्री होगी जो एसेट्स हैं, जो इन सबको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइज़ेशन अकाउंट में। तो बुक वैल्यूज़ के साथ ट्रांसफ़र करेंगे, कैश एंड बैंक होगा नहीं, स्टॉक को 7,500 से ट्रांसफ़र कर देंगे, डेटर्स को 21,500 से और फिक्स्ड एसेट्स को 36,500 से। तो पहले तो ये 3 एसेट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, तो ये क्रेडिटर्स एज़ सच 48,000 से ट्रांसफ़र हो जाएँगे। रिज़र्व ट्रांसफ़र नहीं होगा, कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके हमने ये जो 3 एसेट थे वो तीनों ट्रांसफ़र कर लिए। स्टॉक को 7,500 से, डेटर्स को 21,500 से और फिक्स्ड एसेट्स को 36,500 से। तो बुक वैल्यू से हमने एसेट ट्रांसफ़र कर दिए, तो इससे हमारे ये सारे एसेट्स खत्म हो गए बुक्स में। सिमिलरली जैसे हमने लायबिलिटीज़ की बात करी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को 48,000 से हमने डेबिट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये लेस इस तरफ किया होता है, इसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है, लेकिन इसको एसेट्स में से माइनस किया जाता है डेटर्स में से। तो इसका एक्चुअल बैलेंस तो क्रेडिट ही है, तो इसको भी बुक्स में लेके जाएँगे क्योंकि हमने प्रोवाइड किया हुआ है 500 रुपीज़। तो ये भी डेबिट हो जाता है। तो इससे हमारा ये प्रोविज़न का अकाउंट भी क्लोज़ हो गया और हमारा डेटर्स का अकाउंट भी क्लोज़ हो गया और टोटल अमाउंट से हमने रियलाइज़ेशन अकाउंट कर दिया क्रेडिट। ठीक है? अब हमने एसेट और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होता है कि एसेट्स को सेल करके हमें कितने पैसे मिले। तो हमें क्या-क्या मिला? स्टॉक को सेल करके 7,000 मिला, डेटर्स से हमें 5% डिस्काउंट देना है और फिक्स्ड एसेट से हमें 42,000 रियलाइज़ हुआ है। तो अगर इसका 5% डिस्काउंट निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी डेटर्स की, वो बन जाएगी आपकी 20,425। ठीक है? तो ये 3 एंट्रीज़ का टोटल कर लेंगे, 7,000 प्लस 20,425, तो इन दोनों का टोटल आ गया 27,425, तो उसको यहाँ ले जाएँगे और इन सब का टोटल आपका आ जाएगा 69,425। तो इतना हमें कैश रियलाइज़ हुआ है, यू कैन से बैंक बैलेंस रियलाइज़ हुआ है। तो इसकी एंट्री करेंगे अब हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 69,425 से, जो हमें रियलाइज़ हुआ और रियलाइज़ेशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो इससे हमारे एसेट्स की सारी रियलाइज़ेशन हो गई है। फिर हम करेंगे जो हमने क्रेडिटर्स को और रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं उनकी पेमेंट। तो 48,000 हमारे क्रेडिटर्स की पेमेंट थी, ठीक है? 48,000 क्रेडिटर्स की पेमेंट थी और 1,500 हमारे रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस थे। तो ये भी आ गए, क्रेडिटर्स हमने फुल पे कर दिया, तो ये दोनों एंट्रीज़ हो जाएँगी, ये हमने ऑलरेडी कर दी। तो रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 49,500 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 49,500 से। तो इससे हमारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट भी होगी। अब हमारा अकाउंट पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, रियलाइज़ेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो उसमें जो बैलेंस बचा है वो बचा है 2925 जो कि क्रेडिट साइड पे है, ठीक है? तो वो प्रॉफ़िट आ गया है। अभी हम जब रियलाइज़ेशन अकाउंट बनाएँगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये जो प्रॉफ़िट ऑन रियलाइज़ेशन है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनकी प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो में, व्हिच इज़ 3:2। तो सुप्रिया और मोनिका को हमने उनका पोर्शन ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे रियलाइज़ेशन अकाउंट क्लोज़ हो गया। अब हमारे पास बुक्स में जो रिज़र्व है, ये जो रिज़र्व है ये बचा है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो ये रहा जनरल रिज़र्व 13,500, अगेन 3:2 की रेशियो में हमने पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारी सारी एंट्रीज़ हो गई हैं, अब जो भी बचेगा वो सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो 3 एंट्रीज़ होंगी ये ऑटोमैटिकली ठीक होंगी अगर आपने क्वेश्चन सही किया है। तो जितना बैंक में बचा है वो सारा हम क्रेडिट कर देंगे, तो इससे हमारा बैंक अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा और इन दोनों के जो क्रेडिट बैलेंस हुए होंगे, उतनी अमाउंट से हम इनको डेबिट कर देंगे। तो ये सब आपका टैली हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हम सारी जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले रियलाइज़ेशन अकाउंट पे आते हैं। तो जो अभी हमने एंट्रीज़ करी उन सबको रियलाइज़ेशन अकाउंट में डालते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, एसेट्स इंडिविजुअली ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये देखिए, स्टॉक, डेटर्स और फिक्स्ड एसेट्स, ये तीनों हमने बुक वैल्यूज़ पे ट्रांसफ़र कर दिए। पहला स्टेप ये था। फिर हम लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। लायबिलिटीज़ में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे और एसेट्स में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिखा रखे थे। तो ये दोनों भी ट्रांसफ़र कर दिए हमने बुक वैल्यूज़ में। तो इससे हमारी बुक्स में से एसेट्स और लायबिलिटीज़ खत्म हो गई। अब जब हमने इन सारे एसेट्स को सेल किया, ठीक है, सेल किया, तो हमारे क्या-क्या अमाउंट्स हमें मिली, वो हमने यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक करके रियलाइज़ेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ये तीनों एंट्रीज़ आ गई, ये 3 रियलाइज़ेशंस हमें हुई, ठीक है? और जब हमने लायबिलिटीज़ पे करी, तो अगेन टू कैश एंड बैंक करके क्रेडिटर्स को 48,000 की लायबिलिटी पे और रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस 1,500 पे कर दिए, ठीक है? तो इससे हमारा ये सारा अकाउंट क्लोज़ हो गया। तो अब हमने क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये बैलेंस लिख दिया यहाँ पे, इसको शिफ्ट कर दिया और इस बैलेंस में से इन सब का टोटल माइनस कर दिया। तो आपके पास 2925 बचता है, जो कि हमारा है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब इस प्रॉफिट को हमने 3:2 में दोनों पार्टनर्स में शेयर कर दिया, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले उनके बैलेंसेस देख लेते हैं। तो सुप्रिया का जो ओपनिंग बैलेंस है 32,500 है और मोनिका का 11,500 है। तो ये कैपिटल अकाउंट आ गए। बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,500 एंड 11,500। इसमें से रिजर्व फंड जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे थे वो अपने 3:2 में आ गए और जो रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है वो इसमें आ गया। तो जब इनका टोटल करेंगे तो ये आ गया 42,355, इधर आ गया 18070। ये दोनों बैलेंसेस एज सच हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं और यही इनके पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि इतनी अमाउंट इनको ड्यू बनती है। तो इस तरह से हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गए। अब फाइनली हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमारा था 40,500। तो इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा कैश एंड बैंक अकाउंट। 40,500 ओपनिंग बैलेंस हमारा है डेबिट साइड पे, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो हमने एसेट्स सेल किए उससे जो हमारी पेमेंट्स आई टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, वो तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली। तो इतना हमारे पास टोटल कैश और बैंक बैलेंस हो गया। इसमें से हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करके ये एंट्रीज कर दी। अब जो बचा ये दो अमाउंट्स जो हैं जो अभी हमने पे करी थी सुप्रिया और मोनिका को, ये देखिए 42,355 एंड 18,070। तो जब हम इसका टोटल भी करेंगे तो ये भी 109,925 आ जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आपने ठीक करा है तो आपके सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली निल हो जाएंगे। जैसे इस केस में हुआ, हमारा बैंक अकाउंट भी निल हो गया, हमारे कैपिटल अकाउंट भी निल हो गए, सब सारा कुछ ज़ीरो हो गया है। सो नाउ आवर फर्म्स बुक्स आर क्लोज्ड, ठीक है? तो आई होप अब आपको ये सब समझ आ गया होगा कि हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि ये पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन क्या होती है और ये डिफरेंट कैसे होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। फिर हमने बात करी कि सेटल कैसे किए जाते हैं अकाउंट, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ पे की जाती हैं। उसमें से भी सबसे पहले जो सिक्योर्ड लोन्स हैं वो पे किए जाते हैं, फिर अनसिक्योर्ड लोन्स, फिर पार्टनर्स के एडवांसेस या लोन्स एंड फाइनली उनका कैपिटल रीपे होता है। फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करी, जिसमें हमने बात करी कि हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जो अकाउंट यूज़ होता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। सारे अकाउंट्स जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो सारे इसमें डाल दिए जाते हैं और उसके बाद जितनी भी कैश प्रोसीड्स आती हैं या जाती हैं वो इसके थ्रू की जाती हैं। जो बैलेंस बच जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हमने बात करी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज जो इस पूरे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में यूज़ होती हैं, वो सारी डिस्कस करी और एंड में हमने एक एग्जांपल के थ्रू, सिंपल एग्जांपल हमने ली, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तो ये सिंपल एग्जांपल ने हमें हेल्प किया, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।